नमस्कार, मैं अमन कुमार तिवारी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ खुद का घर लिया जाए या फिर रेंट पर रहा जाए। लास्ट वीडियो में मैं कार के बारे में बताया था, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। ये भी वीडियो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है, तो ध्यान से देखिएगा। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक और वीडियो लाने वाला, सेम इस तरीके से भी मैं इस वीडियो में करूंगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिए ताकि पता चल सके आखिर वो टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने एक घर लिया एनसीआर एरिया में, तो अगर आप एनसीआर एरिया जैसे दिल्ली, बेंगलोर, अगर आप वहाँ घर लेते हो तो कम से कम उस घर की कीमत आ जाएगी 50 लाख रुपए से कम में आपको मिलेगा नहीं। तो मुबारक हो, आपने घर ले लिया। फिर अगर आपने घर लिया तो सरकार को 6% की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, यानी 3 लाख रुपए वहाँ गया। इसके बाद 6% आपसे बिल्डर चार्ज ले लेगा, एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगा, यानी 3 लाख रुपए वहाँ चला गया। अब अगर घर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको सरकार को 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। क्यों? घर लेने की जो गलती की है आपने। और अदर मिसलेनियस चार्ज मिलाकर आपका लगभग 1.5 लाख रुपये आ जाता है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो देखोगे 50 लाख रुपया ये और एक्स्ट्रा चार्ज मिलाकर 60 लाख रुपया हो जाएगा। यानी पहले ही दिन आपका घर जो है 20% महंगा हो गया। 50 लाख से 60 लाख रुपए, लगभग 20% आपका जो घर है वो पहले दिन महंगा हो गया। दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो तब आएगी जब घर की प्राइस सेम रहेगी और रियल एस्टेट की प्राइस कमती जाएगी। रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ रही है तो कोई बात नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग पैसे मैनेज करने की तरफ। तो देखिए, आप अगर पैसे मैनेज करोगे तो आप जाओगे सबसे पहले बैंक के पास लोन लेने के लिए। तो आप जब बैंक के पास जाओगे तो आपको बैंक आपके अकाउंट में पहले 12 लाख रुपया होना होगा, तब आपको बैंक 48 लाख रुपए का लोन दे देगा। चलिए इस केस में हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपने सब पैसे ही बैंक से उधार लिया, लोन लिया। तो 60 लाख रुपए आपने लोन ले लिया, क्योंकि आपके पैसे की भी कुछ कीमत होगी। तो जब आपने 60 लाख रुपए लोन लिया और 1 लाख का अगर कोई लोन लेता है, अगर 20 साल में पे करता है तो पर मंथ की ईएमआई आती है 800 रुपया। तो क्योंकि आपने 60 लाख रुपए लिया है तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 48,000 रुपया पर मंथ 20 साल के लिए। यानी अगर आप उस ईएमआई को लेके अगर खुद का एक घर खरीदते हो तो 20 साल के बाद वो घर किसका होगा? तब आपका होगा, उससे पहले सरकार का होगा। और आपको 20 साल तक लगातार ईएमआई देते रहना पड़ेगा। यानी ईएमआई गले का वो पट्टा है ना जो आपको छोड़ने वाला नहीं है 20 साल तक। क्लियर है? अब देखिए, जब आप सेम हाउस को रेंट पे लेते हो तो सेम हाउस आपको रेंट पे कितने में मिल जाएगा? 10,000। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 10,000 रुपये में आपको वो सेम घर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक राम जी है, एक श्याम जी है। राम जी ने क्या किया, एक घर लिया। वो घर का 48,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं 20 साल के लिए। और श्याम जी जो है उन्होंने सेम घर को रेंट पे यूज कर रहे हैं। वो रेंट पे यूज करने में क्या है, वो घर के ऑनर नहीं हो, बस यही डिफरेंस है। बाकी तो आप जब जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो, पर मंथ अपने ऑनर को पैसे देते रहो। क्लियर हो गया बात? या इस केस में राम जी 48,000 रुपये दे रहे हैं, श्याम जी क्या कर 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो श्याम जी का 38,000 रुपये बच रहा है और श्याम जी ने वो जो 38,000 रुपये बच रहा है उस 38,000 रुपये को 20 साल के लिए एक अच्छे एसआईपी फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। और जब 20 साल के बाद उन्होंने देखा तो वो पैसा जो था ना वो 4 करोड़ का हो गया था। जी हाँ, 4 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 करोड़, लेकिन हम 4 करोड़ मान के चलते हैं। तो 4 करोड़ का वो पैसा हो गया था। लेकिन हमारे जो राम जी भाई, वो तो पैसा दिए जा रहे हैं हर मंथ 48,000 रुपये करके। तो चलिए देखते हैं, अगर वो घर की कीमत, मान लीजिए वो जो 50 लाख रुपए का घर था वो 20 साल के बाद 4 करोड़ का होना है उसको, मतलब बैलेंस अगर होना है म्यूचुअल फंड के साथ, तो भाई घर को 8 गुना बढ़ना पड़ेगा। यानी अगर घर 8 गुना बढ़ता है तो हर साल उसको 11 से 12% बढ़ना पड़ेगा। और जब 11 से 12% अगर घर बढ़ेगा, और इस कॉम्पिटिटिव युग में इतना पॉसिबल ही नहीं है, इतने इन्फ्लेशन के साथ पॉसिबल ही नहीं, इतने कंपटीशन के साथ। क्योंकि 2012 में जो घर की कीमत थी वो 2021 में 30 से 40% कम हो चुकी है। बढ़ी भी नहीं है, कम हो चुकी है 30 से 40%। तो बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि 20 साल बाद वो घर का जो कीमत है वो 4 करोड़ हो भी गया। तो दिक्कत क्या आएगी, अगर आपको अचानक लिक्विडिटी चाहिए होगी, अचानक कहीं पैसा चाहिए होगा, 10-20 लाख रुपए स्पेयर में आपको चाहिए होंगे, तो आप घर को टुकड़ों में नहीं बेच सकते। आप सोचोगे कि मैं बाथरूम बेच दूं तो 20 लाख रुपए ले लेता हूं, बेडरूम बेच दूं 20 लाख रुपए ले लेता हूं, तो वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि
घर एक फिजिकल एसेट है और उस एसेट के फिजिकल एसेट के साथ जुड़ा होता है लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि वो एक पूरा स्पेस है और उस पूरा स्पेस से आप एक स्पेस को बेच नहीं सकते, सब एक साथ बेचना पड़ेगा और प्राइस उसकी आ जाती है एक, इसके कारण नंबर ऑफ बायर्स जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप चाहो कि मैं 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड से निकाल लूँ तो 1-2 दिन के अंदर वो कर सकोगे, लेकिन उस केस में नहीं हो पाता। देखिए, पहली बात तो उसमें आपको कंटिन्यू हर महीने ईएमआई देना पड़ेगा। अगर हर महीने ईएमआई नहीं दे, कोई महीना अगर डिफॉल्ट हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई, तो भाई आपके पास पैसे हो ना हो देने ही पड़ेंगे। इसके कारण आपका बैंक का सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। आपको क्या करेगा सरकार, लोन के कारण बैंक आपको घर से निकाल देगा। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो भाई 1 महीने के ईएमआई नहीं दी तो भी कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले। इतना डिफरेंस आ रहा है आप लोगों का, साथ में पैसा भी ग्रो कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को घर नहीं खरीदना है, रेंट में इन्वेस्ट करना है। क्लियर है? सॉरी, रेंट में इन्वेस्ट नहीं, रेंट में पैसा लगाना है। देखिए ऐसा क्या होता है कल को, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कभी यहां जॉब कभी वहां जॉब, ये कर यहां जाना पड़ता है वहां जाना पड़ता है। मान लीजिए कल को आपने घर खरीद भी लिया तो उसके साथ जुड़ जाएगा आपका फिजिकल, ईएमआई तो देना ही पड़ेगा, साथ में जुड़ेगा फिजिकल अटैचमेंट, क्योंकि वो घर को आप छोड़कर जा नहीं सकते। वो एक मतलब क्योंकि आपका उसमें इन्वेस्टमेंट लगा हुआ तो वो एक ही जगह रहेगा। कल को आप नोएडा में रहते हो, अगर आपको गुरुग्राम में अगर जॉब ऑफर, बढ़िया जॉब ऑफर मिल गया तो आप क्या सोचोगे, अरे भाई 3 घंटा जाने का 3 घंटा आने का दर, कौन जाएगा, इतना मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा जॉब ऑफर है। लेकिन वही अगर आप रेंट में रहते हो तो भाई बल्ले बल्ले, चलो कल बढ़िया बिस्तर बांधते हैं, लेके चलते हैं गुरुग्राम, बढ़िया वहां पे, क्योंकि रेंट भी ज्यादा दे देंगे और ऑफर भी बढ़िया है। तो ऐसे आपका बैलेंस हो जाता है। लेकिन एक बात भी सही है, बड़े बुजुर्ग का भी, मतलब पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे खुद का घर होना चाहिए, उनका बात भी सही है, क्योंकि उस समय इन्वेस्टमेंट के इतने स्रोत नहीं थे और इतने घर भी नहीं बना करते थे। लेकिन आज के केस में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारा, मतलब बहुत जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे तरीके से नॉलेज लेके अच्छा पैसा ग्रो कर सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं तो ये बोलूंगा ना, घर उनको लेना चाहिए जिनका खुद का एक एक्स्ट्रा कॉर्पस है। मतलब अब वो हो गया, मतलब यहीं रहूंगा, अब जो भी करना यहीं करूंगा, कहीं जाना नहीं है, उनको घर लेना चाहिए। लेकिन आजकल के जो यंग जनरेशन है, और ये वीडियो भी यंग जनरेशन के लिए ही है, तो आजकल के जो यंग जनरेशन है जो सोच रहे हैं, जिनका कुछ एक विजन है, एम है, आने वाले कुछ दिनों में एमबीए करेंगे, ये करेंगे, वहां जॉब लगेगा, वहां जॉब लगेगा, उनको तो घर लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक फंस जाएंगे। क्लियर होना है बात को? और देखिए इसमें और एक डिफरेंस आ जाता है, फिजिकल एसेट अगर आप लेते हो तो वो एक बन जाएगा आपका लायबिलिटी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि आप अगर घर के लिए लोन लेने जाओगे ना, घर के लिए लोन लेने जाओगे तो लोन की जो इंटरेस्ट है वो 7 से 8% आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये आपको मंथली चार्ज कितना देना पड़ रहा है, पर मंथ कितना पे करना पड़ रहा है रेंट पे, 1 से 2% का डिफरेंस आ गया ना। तो भारत में जब तक ये डिफरेंस है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि 1 से 2% पे, मतलब 7 से 8% पे लेके उसको 1 से 2% पे दे दे, यानी 5% का लॉस किया जाए, ये कोई नहीं चाहेगा। तो यही डिफरेंस है। इसके कारण जो हमारा फिजिकल एसेट है ना, वो लायबिलिटी बनता है, एक बर्डन बनता चला जाता है, जिसके कारण आदमी को ईएमआई का बहुत प्रेशर रह जाता है। तो आप लोगों को सब क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो जो है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है आप लोगों का उधार मैनेजमेंट पे, डेट मैनेजमेंट पे, कैसे डेट मैनेजमेंट किया जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये चैनल जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आप लोगों का आइडिया से मुझे पता लगे कि हाँ आगे किस चीज का वीडियो बनाना है, कैसे मुझे काम करना है। मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट करिए मुझे, कैसे क्या करना है, ये बनाना है, वो करिए, मतलब मैं अपना पूरा 100% दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा जो बीसीपी है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, उसे आप लोग जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए। मैं जो सीख रहा हूं सब वहीं से सीख रहा हूं। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कैसे वो प्रोग्राम कैसा है, कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे एनरोल करवाना पड़ता है, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ये वीडियो को शेयर करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।